अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं जर्मनी के वीज़ा के बारे में कि जब भी आपने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना है तो किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। ये कोई टोटल 6 पॉइंट्स हैं। अगर आप इन 6 पॉइंट्स के ऊपर वर्किंग करके मेहनत करके अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके वीज़ा लगने का चांस बहुत हद तक बढ़ जाता है। सबसे पहले नंबर पे आती है जी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन। वीज़ा एप्लीकेशन जो है उसके दो रुख होते हैं। एक होता है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आप डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके फ़िल करते हैं पेपर के ऊपर या ऑनलाइन भी इसको फ़िल करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन जो है। दूसरे नंबर पे होता है जी आपका वीज़ा रिक्वेस्टिंग लेटर या कवर लेटर। अब हम गलती ये करते हैं कि जब हम अपना वीज़ा अप्लाई करने लगते हैं या किसी एजेंट से करवाते हैं, आम तौर पे पाकिस्तान में लोग खुद तो अप्लाई करते नहीं, एजेंटों से करवाते हैं। अब एजेंटों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर बंदे का अलहदा से वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म लिख सकें। उनके पास एक बना बनाया कंप्यूटर के अंदर एक फॉर्म मौजूद होता है या बना बनाया एक फॉर्मेट मौजूद होता है जिसके ऊपर उन्होंने सिर्फ आपका नाम, फादर नेम, पासपोर्ट का नंबर वगैरह चेंज करना होता है। बाकी सारा कुछ वो वही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। कोई अच्छा एजेंट हो तो वो थोड़ी सी मेहनत करके आपका अलहदा से वो वीज़ा रिक्वेस्टिंग लेटर या कवर लेटर तैयार कर देता है। आम तौर पे एजेंट इस तरह नहीं करते, उनके पास एक बना बनाया लेटर मौजूद होता है तो उसी को वो आगे कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। अब इसमें मसला ये आता है कि एम्बेसी जो है उनके पास जब हज़ारों लाखों की तादाद में इस तरह की एप्लीकेशंस आती हैं तो वीज़ा ऑफिसर जो है या वहाँ पे जो बंदे बैठे होते हैं वो हर एप्लीकेशन को इस तरह गौर से नहीं पढ़ते। वो डालते हैं जी सॉफ्टवेयर के अंदर, स्कैन करके उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर डालना होता है। अब वो जो सॉफ्टवेयर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करता है। वो हर बंदे का कवर लेटर जो है वो अपने डेटा के मुताबिक उसको एनालाइज करता है। अब अगर उसके अंदर किसी तरह का प्लेजरिज्म आता है या कॉपी किया हुआ काम आता है तो उसको पहले ही मरहले में वो रिजेक्ट कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि जब भी किसी बंदे ने अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है तो उसका एक ख़ास इरादा होता है, उसका एक ख़ास मकसद होता है किसी मुल्क में जाने का। अगर आप अपना मकसद ही सही तरीके से नहीं बता रहे और लोगों का मकसद ही बता रहे हैं या वो जो कॉपी किया हुआ आपने लगाया है फॉर्म वही लगा रहे हैं तो उससे साफ ज़ाहिर होता है कि आप सीरियस नहीं है। आप जो आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म भेजी है वो सीरियसली होके वो तैयार नहीं की और जो आपने वहाँ पे बताया है वो झूठ है, वो किसी का कॉपी किया हुआ है। इसलिए पहले ही मरहले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही आपकी वीज़ा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो इस तरह का आपने काम नहीं करना। अगर आप किसी एजेंट से भी अपना वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं, फ़ाइल तैयार कराते हैं तो उसको भी आपने लाजमी तौर पे ये कहना है कि वो आपका कवर लेटर जो है वो सही तरीके से अपने या किसी वकील से बनवा ले अच्छे तरीके से, या अगर आप ख़ुद अप्लाई करते हैं तो आप अच्छे तरीके से उसको खुद बना लें या किसी अच्छे वकील से अपनी जो इंटेंट है यानी कि जो आपका इरादा है कि आप उस मुल्क में क्यों जा रहे हैं वो आपने अच्छे तरीके से वहाँ पे लॉजिकली रीज़न्स बना के, ग्राउंड्स बना के वहाँ पे अपने कवर लेटर में बताना है। तो इंशाल्लाह आपकी वीज़ा सक्सेस रेशो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। इसके साथ ही जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसमें किसी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ है या आपका कोई नंबर है या आपका नाम है, वो आपने सही तौर पे हर चीज़ जो है वो आपने प्रॉपर तरीके से वहाँ पे लिखनी है। किसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ नहीं देनी। दूसरे नंबर पे आता है जी लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर तो आप जर्मनी का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा फ़ंड्स शो करना पड़ते हैं, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आप किसी भी मुल्क में जॉब नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। इसलिए आपके जितने भी अखराजात होते हैं वहाँ पे स्टे के दौरान, रहने के, खाने पीने के, घूमने फिरने के, सारे अखराजात आपने शो करना होते हैं बैंक स्टेटमेंट के थ्रू। अब आपने जो बैंक स्टेटमेंट वहाँ लगानी है वहाँ पे भी हम गलती करते हैं। बैंक स्टेटमेंट जब हम वीज़ा अप्लाई करने लगते हैं तो उससे कुछ देर पहले हम वहाँ पे अपनी जो बैंक है उसमें अचानक वहाँ पे फ़ंड्स डाल देते हैं, किसी से उधार पकड़ के डाल देते हैं। अब साफ ज़ाहिर होता है कि आपने ये जो आपके अकाउंट में फ़ंड्स आए हैं ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, थोड़े थोड़े करके आए हैं, ट्रांजैक्शंस इसमें हुई हैं या नहीं हुई, ये सारी चीज़ों को एम्बेसी अच्छे से एनालाइज कर सकती है। इसलिए आपने अपने आप को जब भी आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है, ख़ासकर विज़िट वीज़ा,
तो अपने आप को, अपना जो बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब ऐसे नहीं है कि आप आर्टिफिशियल तौर पे बना लें या किसी चाचे मामे की बैंक स्टेटमेंट लगा दें, ऐसे नहीं होना। ऐसे वीज़ा आपका रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं तो आप विज़िट वीज़ा की बजाय कोई और वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, या और भी काफ़ी सारे वीज़ाज़ होते हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। इसमें एक और टेक्निकल पॉइंट ये आता है कि अगर आप थोड़े टाइम के लिए वहाँ जाते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म का वीज़ा अप्लाई करते हैं, ज़्यादा देर का नहीं करते, तो उस हिसाब से आप कम भी फंड्स फिर शो कर सकते हैं। अब जो आपने बैंक स्टेटमेंट वहाँ शो करनी है उसमें आपकी अच्छी खासी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही दफ़ा आपने वहाँ पे सारे फंड्स ला कर डाल दिए तो आपने साथ ही वीज़ा अप्लाई कर दिए, इस तरह नहीं करना। आपने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बनानी है। फाइनेंशियली तौर पे अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और आपके बैंक में ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो फिर आप जर्मनी में कोई दोस्त, रिश्तेदार वगैरह ढूंढ सकते हैं जो कि आपको स्पॉन्सर कर सके। इससे भी आपके वीज़ा सक्सेस रेशो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पे आता है जी क्रिमिनल रिकॉर्ड। जब भी आपने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने पुलिस सर्टिफिकेट लाजमी तौर पे लगाना है। अगर तो आपका हिस्ट्री में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है तो आपने फिर उसकी रीज़न बतानी है कि आपके ऊपर ये रिकॉर्ड कैसे बना और आपने कैसे इसको क्लियर किया, ये आपने जस्टिफाई करना है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आप किसी अच्छे लॉयर का सहारा ले सकते हैं। तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको आपने मिस नहीं करना। आम तौर पे कुछ ऐसे केसेस में देखा गया है कि लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड शो ही नहीं करते, तो इस तरह आपने नहीं करना। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है तो आपने उसको लाजमी तौर पर लगाना है और उसको आपने जस्टिफाई करना है कि ये आपका जो रिकॉर्ड है वो किस वजह से बना आपके ऊपर और आप इससे कैसे बरी होकर निकले। चौथे नंबर पे आता है जी हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हर मुल्क की अपनी वीज़ा पॉलिसी के लिहाज से डिफरेंट होती है। बड़ी से बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस आपको 2-3 हज़ार रुपये से लेके 5,000 रुपये में ऑनलाइन मिल जाती है। बहुत सी कंपनियां हैं ऑनलाइन जो कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देती हैं। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस मुल्क का आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कोशिश करें कि उस मुल्क की जो कंपनी है उसी से ही आप हेल्थ इंश्योरेंस लें। मिसाल के तौर पे अगर आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर आप जर्मन किसी कंपनी से ही हेल्थ इंश्योरेंस लें। ऐसे नहीं करना कि आपने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और पाकिस्तान की किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आपने ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस ले ली, बल्कि जर्मनी की ही कंपनी से आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, वो ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी लाजमी तौर पे लेनी है और उसी मुल्क की कंपनी से ही लाजमी लेनी है। 5वें नंबर पे आता है जी, चाहे वो जर्मनी का वीज़ा है या किसी भी मुल्क का वीज़ा है, आपने फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। चाहे वो एक्सपीरियंस लेटर है या कोई सर्टिफिकेट है या कोई छोटे से छोटा डॉक्यूमेंट है, वो भी आपने फेक नहीं लगाना। क्योंकि जब भी आप कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वो चल जाता है, मगर ज़्यादातर केसेस में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए जाते हैं। और वैसे भी उनके पास बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद होता है कि जिस कंट्री से वीज़ा अप्लाई किए जा रहे हैं या जिस कंपनी का या जिस फर्म का आपने वो सर्टिफिकेट साथ लगाया है, कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाया है, वो पहचान लिया जाता है। इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी। और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट, जाली डॉक्यूमेंट पकड़ा जाता है तो आपको बैन भी किया जा सकता है। इसलिए आपने किसी भी मुल्क का, चाहे वो जर्मनी का वीज़ा है या किसी भी मुल्क का वीज़ा है, आपने जब भी अप्लाई करना है तो कोशिश करें कि आप अथेंटिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करें। कोई फेक डॉक्यूमेंट या अपने से बना के आपने कोई डॉक्यूमेंट इस्तेमाल नहीं करना। अगर तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपने फ़ेक बना के लगाया है और वो डॉक्यूमेंट अहम है तो उसको फिर वेरीफाई किया जाता है, कॉल करके वेरीफाई कर लेते हैं या और भी उनके पास बहुत से तरीके होते हैं। तो अगर वो जाली निकलता है, 2 नंबर डॉक्यूमेंट निकलता है, तो आपको फिर बैन किया जा सकता है। इसलिए आपने डॉक्यूमेंट्स जो आपने साथ लगाना है उसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। 6 नंबर पे आता है जी, अगर आपका जर्मनी का वीज़ा या किसी भी मुल्क का वीज़ा पहले रिजेक्ट हो चुका है तो आपने उसको हरगिज़ छुपाना नहीं है। अगर कहीं पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में ये पूछा जाता है कि आपका पहले वीज़ा कोई रिजेक्ट हुआ है तो आपने उसको सच सच बता देना है कि पहले मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। और इसके साथ ही अगर कहीं पे नहीं पूछा गया आपसे तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी मुल्क का वीज़ा रिजेक्ट होना ये कोई ऑब्जेक्शन, एतराज़ या बुरी बात नहीं होती, इससे आपने परेशान नहीं होना। हाँ, इन्फॉर्मेशन को छुपाना
मिसगाइड करना या गलत बयानी करना ये बुरी बात है और ये एक ऑब्जेक्शन है, एतराज़ है, इससे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए कहीं पे अगर आपसे पूछा जाता है कि आपका पहले वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है किसी मुल्क का, तो आपने वहाँ पे सच सच बता देना है कि फ़लाने मुल्क का वीज़ा आपने अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट हुआ था और उस पर आपका ये एतराज़ लगा था, ये वहाँ पे रीज़न थी जिन रीज़न्स की वजह से आपका वो वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आप वर्किंग करके गौर करके तो आप अपना जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी सक्सेस रेशो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। इसके बारे में अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आपको कहीं से भी समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द रिप्लाई कर दूँ। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।